नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि कोविड-19 की समीक्षा में ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनमें पाया गया कि अभी तक प्रदेश में कोविड की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर लोग 50 साल से ऊपर के हैं और जिनमें कोविड के साथ साथ अन्य गंभीर बीमारियां भी थीं। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि ऐसे भी लोग थे जो कि कोविड-19 से संक्रमित थे और चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाइयां नहीं ली और लक्षण होने के बावजूद भी टेस्ट नहीं करवाया। इस कारण भी कई लोगों की जान गई है। इसलिए सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मास्क लगाएं, हाथों को बार-बार धोएं या सैनिटाइज करें। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर चिकित्सकों से सलाह जरूर लें। अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जिनकी आयु 50 साल से अधिक थी। अधिकांश पहले से कुछ अन्य लंबी बीमारियों जैसे मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर इत्यादि बीमारियों से ग्रसित थे। अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जो कि कोविड के लक्षणों से ग्रसित थे, परंतु ना ही उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और ना ही चिकित्सक से राय ली। कुछ गर्भवती महिलाएं जिनमें कोविड के लक्षण होने के बाद भी समय पर चिकित्सालय उपचार हेतु नहीं गई। कुछ कोविड रोगी जिन्हें कोई भी लक्षण नहीं है तथा वह बताए गए तरीके से दवाओं का सेवन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी बीमारी भयानक रूप लेती है तथा चिकित्सा प्रभावहीन हो जाती है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि 50 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति, खासकर जब वह पहले से ही मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, अपने उपचार पर विशेष ध्यान दें। कोविड के लक्षण महसूस होते ही तुरंत चिकित्सालय में फ्लू क्लिनिक में अपना जांच करवाएं तथा आवश्यक होने पर घर के अन्य सदस्यों की भी जांच कराएं। कोविड के लक्षण महसूस होते ही गर्भवती महिलाएं तुरंत ही चिकित्सालय में अपनी जांच करवाएं। हर जान मूल्यवान है। कृपया सरकार का सहयोग कर कोविड रोग द्वारा मृत्यु पर रोक लगाने में अपनी भागीदारी करें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क पहनें, दूरी बनाए रखें और हाथों को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें। 2021 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव शहरी विकास, सचिव स्वास्थ्य समेत कुंभ से जुड़े तमाम अधिकारी और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक मौजूद रहे। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। बैठक इस बार भी हुई और इस बैठक में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा लगातार की जा रही है। सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। कुछ चीज़ें हैं जो नीतिगत चीज़ों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, वो भी आवश्यक निर्देश उस समय मेले के संबंध में दिए जाएंगे। मेले में हर प्रकार से ये व्यवस्था होगी कि जो भी लोग आए उनको, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, आज स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें 2 तरह की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए थे। एक कोविड जो चल रहा है और एक कोविड से अलग जो तत्काल मेले की व्यवस्था के लिए हमें व्यवस्था चाहिए। उसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। इस सब के लिए भी आवश्यक निर्देश आज दिए गए कि डॉक्टर्स हमें तत्काल कैसे लेने हैं, ये व्यवस्था बनाने के लिए आज सेक्रेटरी को कहा गया है कि आप इसकी पूरी प्लान करके तैयार रखें। तो वहीं 2022 की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस में चक्राता विकास खंड के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की सदस्यता ली गई। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस की सदस्यता ली गई। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि बीजेपी सरकार से जनता परेशान है, लिहाजा लोगों को कांग्रेस से काफी उम्मीद है। इसी के तहत सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा और 2022 में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। पूरे
पूरे प्रदेश में इस समय जनता का रुझान जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है, मैं कल पौड़ी जनपद के दौरे पे था, जमकेश्वर में, अलग अलग जगहों पे, ऋषिकेश में, मुनि की रेती में, तमाम वो लोग जो परिवहन से जुड़े हैं, पर्यटन से जुड़े हैं, दुखी हैं। सरकार की नीतियों से लोग दुखी हैं, बेरोजगार दुखी है, किसान दुखी है। पहली बार 70 वर्षों में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में किसानों ने आत्महत्या करी है। बेरोजगार के हाथ को काम नहीं है। बेरोजगार पूरे राज्य के अंदर 4.25 साल से इंतजार कर रहा था। त्रिवेंद्र सरकार ने किसी विभाग में भर्ती नहीं करी, पुलिस में भर्ती नहीं करी, कोई विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो, वन विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, कहीं भर्ती नहीं हुई। वहीं रुड़की में कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि सरकार किसान विरोधी अध्यादेश लेकर आई है। भारतीय किसान यूनियन उसका पूर्ण तरीके से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है। किसान यूनियन पे मेरा यकीन है, किसान यूनियन के नेता पे, मैं भी किसान हूँ और फिर हक मांग रहे हैं और हम अपना रास्ता मांग रहे हैं। हमारे पर रात 10 बजे पटवारी का फ़ोन चला गया था, कल से तुम्हारा रास्ता खोल दिया गया। लेकिन हम अपने नेता के नेतृत्व में, अपने उसके दिशा निर्देश में उसके नेताजी के साथ हैं। कई बार टाइम का फाउंडेशन तो रास्ते के मामले में चल नहीं पाता जी। रास्ता तो आदमी की आज़ादी है 24 घंटे, उसका कोई समय नहीं होता जी। कब मुझे जरूरत पड़ जा, कब मेरे सिर में दर्द हो जा, कब मेरे घर में बीमार हो जा, कब कोई रुड़की आना पड़ जा, मुझे पता। तो उत्तराखंड सरकार खेल खिलाड़ियों के अच्छे दिन लाने की तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत नई खेल नीति को जल्द सरकार कैबिनेट बैठक में लाने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने नई खेल नीति को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 3.5 साल बाद सरकार को खेल नीति की याद आई है। अगर सरकार को खेल नीति बनानी ही थी तो सरकार गठन के बाद ही बनानी चाहिए थी, या फिर पुरानी खेल नीति में बदलाव सरकार कर सकती थी। अभी तो खेल नीति नहीं बनी है। 4.25 साल बाद जो है खेल मंत्री की नींद टूटी है और वो कह रहे हैं कि अब हम खेल नीति बनाएंगे। खेल नीति जब बनेगी तो पहले वो कैबिनेट से अप्रूव होगी, कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद वो विधानसभा में रखी जाएगी और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन में आएगी। और तब तक तो जो है हम 2022 के चुनाव में जा रहे होंगे। तो ये हाथी के दांत है, दिखाने के और है, खाने के और है। ये जिस तरीके का कृत्य सरकार खिलाड़ियों के साथ कर रही है, खिलाड़ी भी इसको बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि खेल नीति को अगर बनाना था सरकार को, तो जैसे ही सरकार बनी थी तो आप खेल नीति बना देते। आपने खेल नीति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व में बनी हुई खेल नीति थी, उसमें अगर कोई परिवर्तन करना था तो सरकार को उसमें परिवर्तन करना चाहिए था। सरकार जो है जब विदाई की बेला है तो अब खेल नीति का भी जो है ढिंढोरा पीट रही है। तो पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान को भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणी विस्तार करते हुए प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मनोनीत किया है। लालकुआ स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए चौहान ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका सम्मान करते हैं और अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बता के नहीं रहा भाई। मैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमें पद मिले ना मिले, हम एक ईमानदारी से एक भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता है उसके हिसाब से कार्य करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने हमें अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की टीम में रखा है, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और एक जिम्मेदारी भी मिली है तो जिम्मेदारी का एहसास हो ही जाता है। और फिर आने वाला चुनाव है उसको देखते हुए हम पहले से ही लगे और आगे से और मजबूती से लगेंगे।
तो ये उत्तराखंड सरकार बहुत जल्द राज्य में स्कूल खोलने पर विचार कर रही है, लेकिन वहीं इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता कुंवर जपेंद्र सिंह ने देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य के प्राइवेट स्कूल सरकार के ऊपर दबाव बनाकर स्कूल को कोरोना काल में जल्द खोलने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उससे बच्चे स्कूलों में महफूज नहीं रह पाएंगे। उसके बाद दूसरा जियो करा, तीसरा प्रस्तुत किए गए, तो ये देखकर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां एक तरफ हम युवा को प्रदेश का भविष्य कहते हैं, देश का भविष्य कहते हैं, और हमारे प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में इस प्रदेश और देश के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जिस दिन से हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं, हमारे प्रदेश के अंदर प्रदेश में जो प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए और अच्छी शिक्षा को प्रोवाइड कराने के लिए कोई ऐसी ठोस नीति और फीस एक्ट आज तक नहीं बना। और फीस एक्ट ना होने की वजह से ही आज जितना भी ये प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है पूरी तरह से शोषण करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या एक बड़ा सवाल है कि क्या इस प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर जिसमें चंद लोग जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस कर रहे हैं और जिन्होंने एजुकेशन को व्यापार बना दिया, हमारा कहना यह है कि एजुकेशन अधिकार है, वो व्यापार नहीं है, लेकिन चंद लोगों की वजह से क्या हमारा शिक्षा विभाग आज तक दबाव में है और भविष्य में भी दबाव में रहेगा। और हमारे 25 लाख से ज़्यादा जो 12th तक के स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद हमारे हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कब तक अन्याय होता रहेगा। तो वहीं चंपावत जिला मुख्यालय में पहुंची छड़ी यात्रा का श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। यात्रा में आए साधु संतों ने गौरव देव मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर शीश नवाया। आपको बता दें कि श्री पंच दशनाम जूना भैरव अखाड़ा हरिद्वार के बैनर तले प्राचीन पवित्र छड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अखाड़े के सभापति महंत प्रेमगिरी महाराज के नेतृत्व में यात्रा चंपावत पहुंची। 17 सितंबर को माया देवी से शुरू हुई यात्रा का 11 अक्टूबर को समापन होगा। कपाली, तांत्रिक, बौद्धिक सारे ऐसे नास्तिक लोग आ गए थे जिन्होंने उत्तराखंड के समस्त तीर्थों को नष्ट भ्रष्ट करने लगे थे। यहाँ तक कि बद्रीनारायण की मूर्ति भी उठा करके नारद कुंड में डाल दी थी। ऐसे समय में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दिग्विजय यात्रा निकाल करके उत्तराखंड के समस्त तीर्थों को आजाद किया, उनका पुनः जीर्णोद्धार किया, उनके पुनः इस मूर्ति स्थापित की और उन्होंने 32 साल की उम्र में केदारनाथ में अपने को विलीन कर दिया। स्वयं भगवान शंकर के रूप में प्रकट हुए। तो उन्हीं की छड़ी यात्रा है। ये सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छड़ी आई हुई है। कुछ काल के लिए बंद हो गई थी, लेकिन इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसको परंपरा को पुनः चालू किया है। तो ये छड़ी का द्वितीय वर्ष है। पिछले वर्ष भी यहाँ हिंगलाज में आई थी और इस बार भी हिंगलाज में आई हुई। बाबा अशोक गिरी दिगंबर बाबा ने सभी साधु संतों का स्वागत किया। अभी छड़ी का स्वागत करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है साधु संत यहाँ से विदा होकर पिथौरागढ़ धारचूला की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इस छड़ी का मुख्य लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। उत्तराखंड में सभी देवी देवताओं, सभी मंदिरों, सभी श्रद्धालुओं को ये आशा दिलानी है कि भारत वर्ष में सनातन देश था, सनातन धर्म था और ये धर्मनिरपेक्ष जो सरकारों ने बनाया ये न था, न है, न आगे रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हरिद्वार में गंगा माता चैरिटेबल ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों ने ट्रस्ट पर बेवजह नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है और इसके विरोध में हॉस्पिटल से बाहर धरने पर बैठ गए हैं। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को उनके परिजन और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया। हस्बैंड के साथ खड़ी मैं अपने, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, मेरी सास है, तेवर बीमार है, घर में एक जिठानी का लड़का भी है। घर की इतनी स्थिति कितनी खराब हो चुकी है कि इन्होंने बिना कसूर के मेरे हस्बैंड को निकाल दिया। 21 साल हो गया काम करते हुए, कोई कारण नहीं बताया। हमें बहुत दिक्कत है। मुझे जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से उठेंगे। तो वहीं कृषि बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने एक सुर में कहा कि आधा देश केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दे देगी और जिससे किसान अपनी जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा।
गाड़ी से बैलगाड़ी ही चलता है। लेकिन जो ये सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, ये बता दिया ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। आज पूरे देश में किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र की मोदी सरकार है एक बात भी सुन लेने के लिए नहीं आ रहा है और ये कह रहा है कि कांग्रेस के दलाल है। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि इस तरीके के अन्नदाताओं के लिए इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत शर्म वाली बात है। उत्तराखंड बीजेपी जोगीवाला बाईपास पर प्रांतीय मुख्यालय के भवन निर्माण के लिए कार्यकर्ताओं से चंदा जुटाने जा रही है, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। पूरी की पूरी सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसकी वानगी आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष का विधायक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव लाता है। रेखा आर्य का और अधिकारियों का टकराव भी आपने देखा, वो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ये सब कहने की बात है जो अकूल संपत्ति नोटबंदी से भाजपा ने प्राप्त की है, जो अकूल संपत्ति भ्रष्टाचार से भाजपा ने प्राप्त कर रही है, उसको काले को सफेद करने की प्रक्रिया है ये। इससे पहले भी इस प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा 23 करोड़ या 24 करोड़ रुपया, जिसकी संख्या लोग तो कहते हैं कि 50 करोड़ के आसपास एकत्रित किया गया, वो हुआ, वो खेल हुआ। अब इस खेल को फिर दोहरा रहे हैं। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के मौके पर आज डोईवाला में भी हवन पूजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। डोईवाला के गन्ना सहकारी समिति परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने कार्यक्रम का आयोजन किया और उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम किसानों ने भाकियों के पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए कहा कि आज डोईवाला के सभी गन्ना किसानों का भुगतान कराने में यूनियन ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। ने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज उन्हीं का संघर्ष ये रंग ला रहा है। किसानों को जो जगाया है, किसानों को अपने मांग के लिए जो जगाया है, वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जगाया था। आज उन्हीं के उसमें हमने यहाँ पे हवन और ये प्रोग्राम किया है श्रद्धांजलि का बाबा जी की यादों में। जो भी है बाबा जी के ही जन्म दौलत हुआ है। हमने मिलकर यहाँ पे ये प्रोग्राम किया हवन का और इन्हें श्रद्धांजलि का बाबा जी के लिए। और उसके बाद भंडारे की व्यवस्था है। सभी किसान भाइयों ने जो है यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की है। अब ये बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ है, बाबा जी की शक्ति थी। ये सभी किसानों को जो संघर्ष किया है आज वो ही रंग लेकर आई है। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। पौड़ी के कलजीखाल में बौसाल पुल के जल्द निर्माण और सड़क के डामरीकरण के लिए ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना दिया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सड़क और पुल नहीं बनेंगे तो वो लोग वोट भी नहीं देंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायक और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रतिनिधि तो तभी जागते हैं उत्तराखंड के कि जब उनके कान में जो है कुछ डाला जाता है, तभी उनकी नींद खुलती है, जब उनकी आंखों में पानी डाला जाता है। जबकि इस पुल को बने हुए 40 साल से ऊपर बीत चुके हैं और आज तक यहाँ पे बड़े बड़े मुख्यमंत्री नेता इसी क्षेत्र से हुए हैं। माननीय तीरथ सिंह रावत जी आज जो यहाँ से सांसद है, उनका गाँव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर सीरो में है। माननीय मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी रहे, उनका ससुराल नहल यहाँ से 15 किलोमीटर की दूराई पे है। 15 किलोमीटर की दूराई पे माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का गांव है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को, युवा शक्ति को, मातृ शक्ति को, अपने बुजुर्ग लोगों को यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ रहा है कि भाई ये जिस तरीके से ये लॉलीपॉप पब्लिक को दिया जा रहा है, जनता को दिया जा रहा है, इसकी कोई ना कोई रूपरेखा बनाई होगी शासन प्रशासन ने, विभाग ने। डोईवाला में नशे के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और ऑपरेशन सत्य अभियान के जरिए युवाओं, महिलाओं और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र में नशे के मामलों को उजागर कर पुलिस को जानकारी देने की अपील लोगों से की जा रही है। हमारे जो है डीआईजी माननीय कप्तान साहब द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है, प्रत्येक थाने में, प्रत्येक चौकी में और प्रत्येक हल्का इंचार्ज को इस बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि देहरादून में पूर्व में देखा गया है कि जो नशे को लेके जो है युवा वर्ग जो है वो काफ़ी प्रभावित है। तो हमारे द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। जो बच्चे इसमें कनेक्टेड हैं, इससे रिलेटेड हैं या वो देखा जा रहा है कि वो नशे के आदी हो चुके हैं, तो उनको हम ब्रीफिंग कर रहे हैं। उनकी फैमिली के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत की जा रही है। जगह जगह छोटी छोटी जो है
तो वहीं नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत राजधानी देहरादून की रिस्पना और बिदाल नदी में गिरने वाले गंदे नालों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 65 करोड़ 75 लाख रुपए भी मंजूर हो चुके हैं। इस प्लांट का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 अक्टूबर को ऑनलाइन शिलान्यास वो करेंगे। इस संबंध में राजपुर विधायक खजनदास ने बताया कि इस प्लांट से जहां रिस्पना और बिंदाल की सूरत बदलेगी, वहीं इससे राजधानी की 4 विधानसभाओं में भी असर देखने को मिलेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि नमामि गंगे के तहत जो कार्य हो रहे हैं प्रदेश में, उसके निमित्त जो हमारी रिस्पना नदी है और बिंदाल नदी का यहाँ पर जितने भी नाले वाले हैं और जो किसी के घरों के जो बाथरूम का पानी सीधे नदी में जा रहा है, इसका ट्रीटमेंट के लिए 63 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है और जिसका वर्चुअल के माध्यम से शिलान्यास माननीय गडकरी जी ने किया था। किंतु वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जहां सरकार गंभीर है, वहीं हरिद्वार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग अधिकारियों को फोन कर कोरोना जांच कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल स्थानीय लोग निजी पैथोलॉजी की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और कोरोना जांच के लिए अस्पताल भी नहीं जा रहे, क्योंकि उससे उनको लगता है कि दूसरे मरीजों से उनको संपर्क आने से उनमें संक्रमण फैल जाएगा। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक बैंक कर्मचारी का शव पंखे से लटका हुआ मिला। कर्मचारी की जेब से मिले सुसाइड नोट में मृतक ने पास के एक मेडिकल स्टोर संचालक को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं रुद्रप्रयाग में ई टेंडरिंग को समाप्त करने और लंबित भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर ठेकेदार संघ रुद्रप्रयाग ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ठेकेदारों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं मसूरी में एक बार फिर गुलदार की दमक देखने को मिली। मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में 2 गुलदार देखे गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है, जिसको लेकर लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के बाद चारधाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए जोशीमठ पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर आज से ही जोशीमठ में 1 वे सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले वाहनों को अब 1 वे सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। 1 वे सिस्टम तीर्थ यात्रा के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी लागू होगा। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जोशीमठ में 1 वे सिस्टम रहेगा, जिससे अब जोशीमठ मुख्य बाजार में लोगों को जाम से निजात मिलेगी। चलिए, उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।